अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमारे नाजरीन तक ये मैसेज जो है वो टॉपिक के थ्रू हमने इसको लेके चलना है। और जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारी गेस्ट हैं, वो उनका तारुफ तमाम ऑडियंस तक पहुंचा देता हूँ। मिस अनुषा अली मरकज़ उम्मीद से एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम उनसे कोशिश करेंगे डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिस्कस करने की, ताकि हमारी लाइफ जो है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर कितना डिपेंड करती है और हम इसको कैसे अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके जल्दी से जल्दी एक राउंड अबाउट 20 to 30 ईयर्स एज के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैम अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा, फिर हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओके, मेरा नाम अनुषा अली है और मेरा जो है वो वास्ट एक्सपीरियंस रहा है स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ, और स्पेशली आप कह सकते हैं कि मेरा एक कनेक्शन रहा है बच्चों के साथ। मैं बाय प्रोफेशन एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी स्टडीज रही है और मैं मरकज़ी उम्मीद के अंदर मोर देन 2 years अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हूँ। और एज अ मरकज़ी उम्मीद के अंदर मैं साइकोलॉजिस्ट और साथ में रिहेबिलिटेशन मैनेजर हूँ। साथ में मेरे दूसरे जो है वो रोल्स होते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, स्टाफ काउंसलिंग एंड ऑल्सो डिजाइनिंग द करिकुलम थिंग एंड सुपरवाइजिंग रोल मेरा है पूरे स्टाफ मेंबर्स के साथ। जितने भी कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड चीज़ें होती है रिहेबिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई लुक आफ्टर दैट ऑल्सो। तो ये मेरा पूरा प्रॉपर चीज़ है। साथ में मैं जो हूँ वो बच्चों की काउंसलिंग हो गई, उनके साथ डिफरेंट सेशंस लेती हूँ। जितने भी पेरेंट्स होते हैं या जितने भी हमारे यूथ्स होते हैं, मैं उनकी एडवाइजरी करती हूँ, उनके डिफरेंट सेशंस और उनके डिफरेंट मोटिवेशनल सेशंस लेती हूँ। तो ये भी मेरा रोल रहता है। माशाल्लाह, आपकी एक बहुत अच्छी जर्नी है, क्योंकि जहाँ से हमारा करियर स्टार्ट होता है आप वहाँ से स्टार्ट ले रही हैं बच्चों को ट्रीट करने के हवाले से, बच्चों की साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मेंटली आप कैसे बच्चों को प्रिपेयर कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, आप अपने बच्चों को बेहतर तरीके से कर रही होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है मिस के जो डिसीजन मेकिंग है, ये हमारी लाइफ के अंदर कितनी इम्पोर्टेंट है और हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं और हमें ऑलरेडी कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं हम, क्योंकि एक अच्छा डिसीजन आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है और एक बैड डिसीजन आपको एक बैड इंसान बना सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं सो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिसीजन मेकिंग एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो एक्चुअली में कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है। हमारा जो दिमाग है वो एक प्रॉपरली मैपिंग करता है जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है या कोई भी किस्म का क्वेश्चन रेस होता है, तो सबसे पहले ना वो कॉग्निटिवली प्रोसेसिंग हमारे अंदर शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ डिसीजंस तो हम ऑलरेडी जो है वो कुछ सेकंड्स के अंदर अनकॉन्शियसली ही ले लेते हैं, उसे बिना एनालाइज किए। आई हैव टू टेक दिस डिसीजन। तो एक तो ये होता है। दूसरा जो डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है जिसको स्मार्ट डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जो आपको हमेशा एक सेफ जोन में रखती है। उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे पास 2 किस्म की जो डिसीजन मेकिंग होती है, एक हम उसे पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग कहेंगे और दूसरी हम कहेंगे नेगेटिव डिसीजन मेकिंग। पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें ये करना होता है, जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है, चाहे वो एक गुड यानी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ हो और चाहे वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ हो, हम हर चीज को एनालाइज करते हैं। दैट इज अ पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग। बट इन नेगेटिव डिसीजन मेकिंग हम क्या करते हैं ना, कि हम नेगेटिव एलिमेंट्स को कि ये भी कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, उसको हम जान के डिस्कस नहीं करते हैं और उसे उसकी एब्सेंस की वजह से हमें प्लानिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम फेस आती है, क्योंकि हमारी प्लानिंग इतनी एफिशिएंट नहीं हो पाती। तभी कहते हैं कि पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, रेलिवेंट
इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास होना लाजमी है, उससे हम डिसीजन मेकिंग बेहतर करते हैं। तो जब हम ये नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद बहुत से लोगों को बहुत सारे रिग्रेट्स होने लगते हैं कि काश मैंने इस बारे में पहले से सोच लिया होता, एनालाइज कर लिया होता, एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ एक प्रॉपर टाइम लिया होता उसको लेने के लिए। तो ये एक चीज होती है। दूसरी चीज, डिसीजन मेकिंग आपकी कैसे बेहतर होती है? सिर्फ थ्योरी से तो नहीं हो सकती। डिसीजन मेकिंग आपकी विद टाइम, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी ट्रेनिंग से, आप कितना ज्यादा प्रैक्टिकली अपने आप को हर जगह लेके जा रहे हो, आप कितने ज्यादा एक्सपोज हो रहे हो डिफरेंट केसेस के साथ, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है। सबसे अच्छे डिसीजन मेकर्स ही वही होते हैं जो कि स्टार्टिंग के अंदर, तो कहते हैं ना कि लर्निंग जो होती है ना वो आप विद टाइम सीखते हो। तो स्टार्टिंग के अंदर तो भी आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके फर्स्ट डिसीजंस रॉन्ग हो गए होंगे, दूसरे भी गलत हुए होंगे, तीसरे भी गलत होंगे, फेलियर हो सकता है। एक्सेप्ट दैट यू हैव फेल्ड, आपका डिसीजन वो सही नहीं था, लेकिन आपने अपने नेक्स्ट डिसीजंस आप जितने भी लेंगे उसमें आपने प्रॉपर्ली जो है वो एनालाइज करना है और फिर उसके बाद आपने वो लेना है, जिनकी तरफ आप जा सकते हैं। आपकी मिस्टेक आप फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तो ये मेरा इस सवाल का जवाब था। जी बेहतर। इसमें जो डिसीजन मेकिंग है ये हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट कितनी है? ये हमारी लाइफ जो जर्नी होती है, यंग जर्नी, जिस तरह इसको टीन एज बोलते हैं, स्टूडेंट लाइफ होती है, उसके बाद एक जॉब की लाइफ होती है, उसके बाद एक बिजनेस की लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ में बताया जाए, तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है? इसको दो वर्ड्स में समराइज अगर करेंगे तो हम कैसे करेंगे? श्योर। मैं आपको बताऊं कि एक इंसान, कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग की ना 3 तरीके की किस्म होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग हम जिसे कहते हैं, फिर हमारे पास होती है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। क्या होती है? जिसके अंदर हम आप सब जो है, वैसा तो कोई शख्स नहीं होगा जिसने कभी भी बाय एंड सेलिंग का कंसेप्ट ना देखा हो। हम आए दिन कोई ना कोई चीज खरीदते हैं, शॉपिंग करने अगर गर्ल्स जा रही होती हैं तो दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड बिटवीन 2 ऑफ दी थिंग्स कि मुझे ये ड्रेस लेना है या मुझे ये ड्रेस लेना है। या हम अगर कोई मार्केट जाते हैं फॉर ग्रोसरी शॉपिंग्स एंड ऑल, तो हमें उसमें भी हमेशा होता है कि इतना बजट है एंड देन वी हैव टू बाय इन सर्टेन बजट, ये सारी चीजें। तो डिसीजन मेकिंग तो इसमें भी आपकी हो रही है। इसके साथ दूसरी डिसीजन मेकिंग क्या है हमारे पास? वो है बिजनेस डिसीजन मेकिंग। जो शख्स बिजनेस एक रन कर रहा है, उसे कैसे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, मार्केट को समझना है, कंज्यूमर्स को समझना है, क्या ऐसे प्रोडक्ट की डिसीजन मेकिंग उसे लेनी होगी कि जिससे लोगों को फायदा और उनकी नीड फुलफिल हो। तो ये एक तरीके का दूसरा डिसीजन मेकिंग है। एक डिसीजन मेकिंग होता है पर्सनल डिसीजन मेकिंग। रिलेशनशिप डिसीजन मेकिंग इसी के अंदर आएगा। एवरी डे आप कौन कौन से डिसीजंस लेते हो। लेट्स सपोज मैं रात में लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एट 11 o'clock मेरे पास 2 काम है, मैं या रेस्ट कर सकती हूँ या मैं जो हूँ ना, अगर मेरा कोई, लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैं कोई अगर कोई सेशन ले रही हूँ या मेरा कोई काम है प्रोफेशनल, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं अपनी किस चीज को प्रायोरिटाइज करूंगी उस टाइम पे, मेरे लिए क्या चीज अहमियत रखती है। तो ये पर्सनल डिसीजन है। इस तरीके से मुझे किससे शादी करनी है, अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारनी है, या मुझे कहाँ जॉब करनी है, ये पर्सनल है। लेकिन बिजनेस क्या हो जाएगा या वर्क रिलेटेड डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी कि अगर मैं एज अ रिहैबिलिटेशन मैनेजर, मेरे पास अगर कोई स्टाफ मेंबर है, तो मुझे उस टाइम पर कोई अगर मेरे पास केस आया है कि एक बच्चे के हवाले से, या मुझे इमीडिएट डिसीजन लेना है, तो मैं उस डिसीजन को प्रायोरिटाइज करूंगी वहां रखते हुए, हर पॉइंट्स को देखते हुए। डिसीजन मेकिंग के अंदर इमीडिएट डिसीजन मेकर्स वो अच्छे होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और जिनको पता होता है कि उन्होंने जितने भी लाइफ में डिसीजंस लिए होते हैं ना, तो उन्हें रिटर्न बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया होता है। लेकिन हमारी तरह जो कि यूथ्स होते हैं या जो अभी इसके अंदर हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और वो कई इंटर्नीज है या फर्स्ट जॉब कर रहे हैं, मेरे लिए मैं ये कहूंगी कि मे बी यू माइट बी गुड एट योर डिसीजंस, यू माइट थिंक सो, लेकिन आपने टाइम लेना है।
आपने एनालाइज करने के लिए प्रॉपर टाइम लेना है दैट वेदर यू आर टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन और राइट वन. सेकंड थिंग व्हाट वी हैव यूजुअली डू इज दैट कि हम क्या करते हैं ना, गो विद द फ्लो. Okay, let's take quick decision and what my heart says is always right. Okay, sometimes that might work. But फिर उसके बाद क्या आप उससे कन्विंस कर सकते हो इर्द गिर्द वाले लोगों को? Do you have logics? Have you check out pros and cons? Cost benefit analysis आपने की है कि मुझे ये डिसीजन करने के बाद, मैं आपसे कहती हूँ घर के भी डिसीजंस के अंदर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो. हर एक छोटे डिसीजन के अंदर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो. मैंने देखा है आजकल के यूथ्स बहुत एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर भी आ जाता है कि डिसीजन लेना है और अचानक से एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है. डोंट वरी अबाउट दैट. ये एक अच्छी निशानी है कि ये एक अच्छा क्लू है कि आप परफेक्शनिस्ट की तरफ जा रहे हो. आप चाहते हो कि आपके डिसीजंस जो है ना वो राइट हो, तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है. तो जब आप हर तरीके की पॉसिबल उसके चीजें निकालेंगे कि मेरे पास मेरा ये मसला है और ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस मसले के हवाले से, फिर आप ऑल्टरनेटिव्स निकालोगे कि मेरे पास कितने मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स है एक ही चीज को लेते हुए. एंड देन उसके बाद आप उसकी एविडेंस सर्च आउट करोगे, उसे वेट करोगे कि अगर मेरे पास दो चीज है तो मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. उसके बाद आप उसको सोचोगे हर जगह अप्लाई कर. कुछ लोग डायरी में लिखना पसंद करते हैं, मेरे जैसे लोग कोशिश ये करते हैं कि कहीं लिख दिया करें. तो एक चीज एक नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली अगर मेरे पास डायरी होती है ना तो मैं यूजुअली अपने सारे जो चीज मेरी इमीडिएट आती है मेरे पास तो मैं उसको लिखती हूँ. एंड देन आई मेक अ बबल एंड देन आई मेक पॉसिबल थिंग्स दैट कैन बी रिलेट टू दैट थिंग. उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसको सोचती हूँ कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या क्या चीजें इससे मिलेंगी और क्या नुकसान भी हो सकता है. उसके लिए उसे हम कहते हैं रेजिलियंस, कि मैं पहले से रेडी हूं कि अगर मेरा ये रॉन्ग डिसीजन भी होता है ना तो मुझे कितना नुकसान होगा, लॉस मेरा क्या होगा इससे. तो ये मैं देखूंगी. थर्ड चीज, फिर मैं उसको एक्ट करूंगी, अप्लाई करूंगी. एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगी, जब वो चीज मुझे नजर आएंगी ना कि इसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिलेगा तो देन आई विल कीप ऑन मेकिंग सच डिसीजन अगेन एंड अगेन. अगर मुझे नेगेटिव मिलता है देन मुझे अलार्मिंग है दैट आई डोंट हैव टू रिपीट दिस अगेन इन माय लाइफ एंड आई हैव टू चेंज माय स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट टाइम. तो ये एक तरीकेकार होता है डिसीजन मेकिंग का, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इसको. अब ये मरकज़ उम्मीद के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये क्या है और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं. क्या कोई आउटसाइडर या हम बच्चों को वहाँ पे इन करवा सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए? इसके हवाले में थोड़ा सा बताइए. ओके, मैं थोड़ा सा आपको मरकज़ उम्मीद के बारे में बताती हूँ. आपने देखा होगा कि मेरे चेहरे में बहुत एक अच्छी सी स्माइल आ गई है जब मैंने मरकज़ उम्मीद का नाम लिया है. मरकज़ हूँ तो ये नहीं है कि मैं प्रमोशन के लिए जा रही हूँ, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसी दुनिया जहाँ पे बहुत ज्यादा कमर्शियल वर्क हो रहा है और जहाँ पर निग्लेक्ट लोगों के लिए ज्यादा काम नहीं हो रहा, उनमें से कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, जो कि बगैर कोई फीस चार्ज किए आपके वो बच्चे जिनको नीड है उनके लिए काम कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए. उम्मीद की किरण है, एक उम्मीद है उन लोगों के दिलों में जो बिल्कुल होपलेस हो चुके थे, जो कि घरों में कैद कर दिए गए थे या एक रूम में बंद कर दिए गए थे कि नहीं इससे तो कोई भूत घुस आया है, या जो हमारे पुराने मिथ्स है, एक माइंडसेट एक बना हुआ था, एक कल्चरल जो है ना वो एक नॉर्म था. मैं आपको बताती चलूं कि हम क्यों इतनी नाइंसाफी करते हैं उन लोगों के साथ जो कि हमें खुद से मुख्तलिफ लगते हैं. क्या कभी आप ये सोचते हैं कि हम सब खुद में कितने डिफरेंट हैं और यही चीज एक बहुत खूबसूरत है हम सब के लिए. इस तरीके से ये जो बच्चे होते हैं, या इसे मैं बच्चा कह रही हूँ लेकिन हमारे पास एडल्ट्स भी हैं, यूथ्स भी है, हर किस्म के बच्चे हैं डिफरेंट एजेस के, लेकिन वो स्पेशल नीड्स पर्संस हैं. और आपको मैं बताऊं, दे आर अमेजिंग चिल्ड्रन. they know how to love you unconditionally. Please accept them
ब्यूटीफुली सिंपैथेटिक ना बने और एम्पैथेटिक बने। मरकज़ उम्मीद एम्पैथी के साथ इनके साथ काम कर रहा है, फिनोमिनल सर्विसेज दे रहा है 1971 ईयर से। सर इमदाद सिद्दीकी एक सोशल एक्टिविस्ट जो थे हमारे साथ, उन्होंने ये इसका स्टार्ट किया था और उन्होंने उन दिनों में जब कोई निग्लेक्ट बच्चों को देखता नहीं था, आजकल तो फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंगली भी बहुत सारे एनजीओज हमारे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन उन दिनों में तो बहुत मुश्किल था, जब इंटरनेट का जमाना नहीं था और जब काम लोगों को दिखता नहीं था ना, उस जमाने में उन्होंने इन बच्चों के लिए एक खूबसूरत सी जगह, एक प्लेटफॉर्म लिया और उन्हें स्कूलिंग दी, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी। और विद टाइम आज हमारे 50 साल हो गए हैं और उन्हीं के बेटे ने इस लीगेसी को कंटिन्यू करते हुए, सर ज़ीशान सिद्दीकी ने इसका पूरा जो है ना वो कंटिन्यू किया है इसे। और अब हम ना सिर्फ स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बल्कि इवनिंग में जब आफ्टर यूपीएस अटैक हमने अंडर प्रिविलेज नॉर्मल बच्चों के साथ भी काम शुरू कर दिया, उनकी प्रॉपर स्कूलिंग के अंदर। आई एम सो सॉरी दैट आई एम टेलिंग यू नॉर्मल बच्चे, बिकॉज अक्सर लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अदरवाइज मैं कभी ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करती हूँ। आई यूज टू से दैट चिल्ड्रंस, मेरे लिए इनके लिए कोई डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें आपको स्पेसिफाई करना है इसीलिए मैं बता रही हूँ। उनकी प्रॉपर स्कूलिंग होती है एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन। उनके पेरेंट्स के प्रॉपर इवेंट्स होते हैं, हमारे मरकज़ उम्मीद में बेशुमार इवेंट्स होते हैं, फन होता है, डिफरेंट लोग स्पेशली डिफरेंट गेस्ट इनवाइटेड होते हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर एवरीवन। हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं और वो डिफरेंट बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट गेम्स खेलते हैं, फन करते हैं, उनको डिफरेंट चीजें सिखाते हैं। एक ये फन एलिमेंट होता है। प्रॉपर स्टाफ है हमारे पास इवनिंग एंड मॉर्निंग का, जो इन बच्चों को प्रॉपर करिकुलम के साथ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है, उनकी हर एक बच्चे की नीड्स को देखते हुए उनकी प्रॉपरली जो चीजें प्लान आउट होती हैं एंड देन प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जाती है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक रिहैबिलिटेशन सेटअप है पूरा, जो रिसेंटली लास्ट ईयर हमने इसका इनॉग्रेशन किया था। और अभी जो हमारा एक्टिवली जो चीज स्टार्ट हुई है वो, उसमें हमारे पास एक रेमेडियल थेरेपी डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर वैसे तो हमारे उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगी, लेकिन जो एक्टिवली काम हो रहा है, जिसमें अभी जो इन दिनों वो हो रहा है हमारा रेमेडियल थेरेपी डिपार्टमेंट, इसके साथ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, जिसमें हम बच्चों को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करवा रहे थे। बिफोर पैंडेमिक हम करवा रहे थे एंड देन यू नो दैट ड्यू टू पैंडेमिक हमारी ये चीज कंटिन्यू नहीं हो सकी। इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हमारे पास एक सेंसरी रूम है जिसके अंदर ऑटिस्टिक बच्चे और दूसरे डिसेबल बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। उस रूम के अंदर लाइटनिंग इफेक्ट होता है। साथ में स्पीच थेरेपी, इसके साथ बच्चों के लिए हमारे पास साइन लैंग्वेज एक टीचर हैं जो बच्चों की प्रॉपर साइन लैंग्वेज क्लासेस लेती है, क्योंकि हम हियरिंग इम्पेयर्ड और स्पीच इम्पेयर्ड बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं। रिसेंटली एक गुड न्यूज है कि मरकज अभी लॉन्च करने जा रहा है उम्मीद क्लिनिक, उम्मीद केयर क्लिनिक। और इस क्लिनिक के अंदर हम इस पैंडेमिक के अंदर, जहां हम अपने बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या अगर उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाए, क्योंकि वो तो खुद अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, तो इतने रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। तो वो हमारे प्लेटफॉर्म में आएगा और प्रॉपर टीम उनका जो है वो चेकअप करेगी और उनके कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई करेगी। तो ये हम अभी करने जा रहे हैं। साथ में हम डिफरेंट राशन स्कीम्स हो गई, डिफरेंट लोगों के ईयरली बेस कोई अखराजात हैं या डिफरेंट उन्हें नीड है, नीड लोगों को हम उनके लिए भी मदद करते हैं और वो हम कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। वो हमारी एक डिफरेंट एक प्लान होते हैं जो हम साइड बाय साइड कर रहे होते हैं। ये सब चीजें हम अकेले नहीं करते हैं, ये सब चीजें हम आप जो सब मुझे सुन रहे हैं या आप ही की तरह जो डोनर्स हैं या दूसरे लोग हैं जो हमें ना सिर्फ फाइनेंशियल, मैं डोनर्स फाइनेंशियली लोग जो दे रहे होते, खाली वो डोनर्स नहीं होते, जो हमारे कीमती टाइम देते हैं, वो प्रोफेशनल्स जो हमारे पास आते हैं और हमें हमारे बच्चों को सर्विसेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारे लोग हमारे इस पूरे काम में हमारे जितना ही शरीक होते हैं। तो मैं उन सबको थैंक यू करना चाहूंगी कि वो उन्होंने अब तक हमारी इस जर्नी में साथ दिया। इसके साथ हम येस वुमेन कैन का प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। हमारी एक एम्प्लॉय जो है वो येस वुमेन कैन के प्रोजेक्ट को डील करती है और हम भी उनका सपोर्ट करते हैं इसमें। ये जो प्रोजेक्ट है हम यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट खवातीन को डिफरेंट फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देते हैं ताकि वो भी अर्न कर सके।
इसके अलावा अगर मैं आपको और बताती चलूँ तो हम SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल्स हैं, हम उनके साथ पार्टनरशिप में यानी मेंबरशिप में ये गोल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रन करते हैं ताकि हम इस प्रोजेक्ट्स को मजीद लोगों के सामने लाएं और लोगों की जिंदगियों को और बेहतर बना सके। तो ये हमारे कुछ चीजें हैं। वॉलंटियर्स और जितने भी यूथ्स हैं उनके साथ एक हमारा अलग कनेक्शन है, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी से वॉलंटियर्स आते हैं वो हमें बहुत सारी खिदमात हमारी इस इदारे को दे रहे होते हैं। और मेरा ये इदारा आप सब वॉलंटियर्स के लिए हमेशा ओपन है और आप लोग सब हमारे डिफरेंट इवेंट्स में शामिल हो सकते हैं। अभी कोई इवेंट रिसेंटली तो कोई प्लान आउट नहीं है क्योंकि ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, लेकिन इन फ्यूचर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं मरकज़ उम्मीद से और आप हमारे डिफरेंट इवेंट्स में शरीक हो सकते हैं। ना सिर्फ ये, आपके पास कोई भी अगर आइडिया है जो आप हमें दे सकते हैं कि हम किस तरीके से इन दिनों में अपनी सर्विसेज और बेहतर बना सके या हम क्या क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकते हैं, तो आप ये भी हमें बता सकते हैं। वन मोर गुड न्यूज फॉर एवरीवन, हम एक रिसर्च डिपार्टमेंट आयरेक के साथ भी काम कर रहे हैं, यानी कि मरकज़ उम्मीद ने एक रिसर्च का भी इनोग्रेशन बिफोर पैंडेमिक ही किया था इन कोलैबोरेशन विद आयरेक। और आयरेक इज अ रिसर्च टीम, एक पूरी रिसर्च पे काम करने वाली एक टीम है और हम इस रिसर्च में काम अकेले नहीं करते हैं। हम डिफरेंट यूथ्स को कहते हैं कि वो हमारे साथ इसमें ज्वाइन हो और डिफरेंट रिसर्च करे, बिकॉज मरकज़ उम्मीद ऑलवेज गिव प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस टू द रिसर्च एलिमेंट, क्योंकि हम डिफरेंट केस स्टडीज को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली रिसर्च स्टडी करते हैं एंड देन उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि हम किस तरीके से और अपडेट कर सकते हैं अपने कामों को। हमारा अभी बिल्डिंग ब्रेन प्रोजेक्ट अभी जो आजकल हम उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। जो भी यूथ्स मुझे सुन रहा है, प्लीज आप हमारे इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। यू विल आपको अपनी क्रिएटिविटी का आइडिया होगा कि आप कितना बेहतर ऑलरेडी हैं और आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये ओवरऑल हमारा शॉर्ट सा ब्रीफ सा मरकज़ उम्मीद के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसमें मिस ये बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर चेन है या जस्ट अभी जो आपका स्टार्टअप है या ऑफिस है वो जस्ट कराची के अंदर है? क्योंकि कंफ्यूजन होगी ना, मतलब कि अगर लाहौर के अंदर लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहुत सारे बड़े बड़े सिटी, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन। मैम फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारा जो ये मरकज़ उम्मीद है वो सिर्फ कराची में लोकेटेड है और इसकी अगर आप प्रॉपर एड्रेस या लोकेशन देखना चाहेंगे तो आप मरकज़ उम्मीद के पेज में और उसके अकाउंट में प्रॉपर आपको लोकेशन मिल जाएगी, तो आप हमारे इस इदारे को विजिट भी कर सकते हैं। तो जो लाहौर या बाकी सिटीज़ के अंदर लोग जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो वहाँ से कैसे करें? देखिए, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर कोई हमसे ज्वाइन होना चाहता है या कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो अपनी सर्विसेज के लिए उन्हें हमारे अगर ट्रैवलिंग कर सकते हैं तो डेट्स अप टू देम, लेकिन दे कैन इजीली कनेक्ट विद अस थ्रू फेसबुक, थ्रू पेजेस। वो हमें मैसेज कर सकते हैं और अगर उन्हें हमारे साथ कोई भी किस्म का प्रोजेक्ट करना है या वो कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रपोजल या कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो वो हमें मेल कर सकते हैं, तो हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं इस तरीके से भी। बहुत शुक्रिया मिस, आपने एक तो मरकज़ उम्मीद के हवाले से काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई हैं, क्योंकि ये ऑनेस्टली ये नाम मैंने भी पहली दफ़ा सुना है। तो मैंने जब सुना, मैंने जब पेज देखा तो कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे, तो उस हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी और आपने जिस तरह डिस्क्राइब किया उसको हमारे जो डिसीजन मेकिंग है उसको, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और इंशाल्लाह इसी तरह हम कांटेक्ट रखेंगे आपसे और बहुत मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी है वो आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका भी स्पेशली कि आपने मुझे आज इनवाइट किया और मुझे ये मौका मिला कि मैं नाजरीन को ये बता सकूं कि मरकज़ उम्मीद किस तरीके से काम कर रहा है, साथ में छोटी सी टिप्स दे सकूं। मज़ीद अगर आपको कोई किस्म की मुझसे या मेरे इदारे से मदद चाहिए तो आप प्लीज़ हमें मैसेज कर सकते हैं और मेरा नाम अनुषा अली है। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी साइकोलॉजिकल रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आई विल बी देयर फॉर यू। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे विद, थैंक यू। Hello.
अल्लाह हाफिज। Gave you my heart.